अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूँ मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब भी। नाज़रीन, फैसला सामने आया है खाजरा बरादरान की जमानत पर। एक तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जिसके आने के बाद नैब की कारकर्दगी पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, संगीन सवालात उठ रहे हैं इस पर। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये कहा गया है कि खाजरा बरादरान के खिलाफ नैब केस इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है, जबकि इसके साथ साथ मजीद ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन सिटी पर कंट्रोल साबित करने में नाकाम रहा है, जबकि रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजाद भी सामने आया है। तफसीली फैसला सामने आया है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का भी कहा था। अब एक बार फिर से नैब की कारकर्दगी पर जिस तरह से सवालात उठ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। कुछ देर पहले इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ख्वाजा साद रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एहसन इकबाल साहब थे, शाहिदा खान अब्बासी साहब थे। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा जारी है। एक तरह से उनके मौक़िफ़ को भी तायद मिली है। इस पर भी डिस्कस करेंगे एहतशाम साहब और अमजद साहब। सबसे पहले मैं आपसे टॉपिक पे बात करने से पहले जो अभी मतीउल्लाह जान साहब का जो अगवा हुआ है उस पर मैं पॉइंट आपसे लेना चाहूँगी। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, कह रहे हैं कि उनका अगवा जो है परेशान कुन है और अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम भी उठाएंगी। आपको क्या लग रहा है इस टाइम पर? कल उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, अब इस तरह किडनैप होना। देखिए, शिबली फराज साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बिल्कुल तलाश करेगी, कोशिश करेगी कि कौन है, किस तरह वो गायब हुए हैं, कि उन्होंने अगवा किया, इसके पीछे जाया जाएगा। और एक यकीन दहानी कराई है अपना हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को उन्होंने। देखिए, बात यह है कि इससे पहले आपने देखा कि मतीउल्लाह जान कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी आप देख लें, उनके नोटिस आया हुआ है उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और मिजाजन अभी जिस तरीके से तनकीद करना है, देखिए बात यह कि तनकीद भले करें, आपका भी हक़ है, मेरा भी हक़ है, लेकिन चीज़ों को स्कैंडलाइज करना, डिसरिप्यूट में लाना, पर्सनलाइज चीज़ों को लेके जाना, वो चीज़ ठीक नहीं होती। मैं ज़ाती तौर पे कभी भी इसको पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक सहाफ़ी का राइट है कि वो क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन एक पैराए में रह के। और इस हवाले से जो भी हुआ है, उनके अगवा हुआ है, जो भी लेके गया है, जिसने भी लेके गया, हुकूमत की जिम्मेदारी है फ़ौरन से पहले जो है ना उनको बाजियाब करवाएं। ठीक है, जनरल साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने कल कोर्ट में पेश होना था, आज उनको अगवा कर लिया गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जिसके ऊपर उनको अदालत नोटिस है वो इंतहाई और बहुत ही शर्मनाक। अब ये है कि मेरा अपना अंदाजा कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस देना था, अब तो नोटिस यही हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आम हालात में तो ठीक कर सकती थी, मुलाजमन कोई एक्शन नहीं। अब बज़ाहिर वो है, लेकिन लगता है कि ये कल बचाने के लिए किया गया है। अगर कल वो जाते वहां पर, मेरे ख्याल में तो उनके ऊपर वर्जिश तो आज हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो बड़ी अभी जैसे अभी बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से सर की ऑडियो में इशू आ रहा है जी सर, आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी सर मैं दोबारा फिक्स करवाएं सर आप कमेंट अपना कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि जब एक आदमी का इतना वाज़े बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अदालत की तौहीन करने का एक सबूत मौजूद हो, जो आम आदमी भी देख के कहते थे, तो वो तो लगता यही है कि भाई उस आदमी को कल शायद इस पेशी से बचाने के लिए किया गया है। कल जाता तो उसकी अच्छी खासी के ऊपर मेरा ख्याल है पेशी के ऊपर बात होनी थी, और एक आध दो दिन शायद जुर्म आयद हो जाते। लेकिन अब ये जब अगवा का हो गया तो बच गया उससे। ये तो हमारे दोस्त हैं, ये मतीउल्लाह जान बच गए उससे ना। तो कल वो बहुत कुछ उनके साथ, अब ये क्यों हुआ, उनको बचाने किया गया है उसका मौका, क्योंकि बज़ाहिर तो और कोई नहीं आता।
लेटेस्ट केस तो यही। ठीक है। जनरल साहब, आपकी ऑडियो में इशू आ रहा है, ड्रॉप हो रही है। एहतशाम साहब, जितनी देर में ऑडियो फिक्स होती है मैं आपसे सवाल करूंगी। अब ठीक है, हर चीज़ को लिमिट में होना चाहिए, हर इदारे को, हर इंसान को, बीइंग अ जर्नलिस्ट भी आप पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ट्वीट की थी, आप उसको किस पैराहे में देखिए, वो इस देख तरह के ट्वीट पहले भी करते रहे हैं, सब लोग जानते हैं, डिफरेंट स्टाइल है उनका बात करने का, लिखने का, बोलने का। थोड़ा डायरेक्ट है शायद। डायरेक्ट है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना, आप क्या वजह है कि और भी तो बेशुमार लोग हैं ना, उनके खिलाफ तौहीन अदालत क्यों नहीं होता? बेशुमार लोग बैठ के रात को टीवी पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, जजमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार है ना। आप इज़्ज़त और शराफत के दायरे में रह के जो मर्ज़ी करते रहे। अब जितनी सख्त तनकीद उन्होंने की थी, आप देख लें, हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में काजी ईज़ा फाइज के केस के हवाले से बात की थी उन्होंने। इस तरह हाई कोर्ट के जज जिनको निकाला गया है, सदीकी साहब, उनके बारे में भी इस तरह की बातें की थी। तो सवाल तो ये है कि क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आती है आपको कि आप इतना सख्त लहजा बनाते हैं कि आप को लोग ये कहेंगे कि ये तनकीद नहीं है, ये तो आप सीधी सीधी मर्शलंगिंग कर रहे हैं, और ये तो बात ठीक नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल है अब देखने वाली बात ये जनरल साहब जो कह रहे हैं कि वाकई तौहीन अदालत का नोटिस उनको गया है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि अदालत इस हवाले से अब सख्त रवैया करेगी। आपने देखा वो एक आलिम आगा साहब जो हैं, जिन्होंने भी इस तरह की बातें की थी, उन्होंने उनकी जिसको कहते हैं माफ़ी कबूल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा आपने सीधी अदालत को गालियाँ नहीं हैं, जिस तरह का आपने रवैया रखा है ये नहीं किसी सूरत में हो सकता कि आपकी माफ़ी हो। उस हवाले से कई लोग कहते हैं कि इन्होंने भी मिलती जुलती ज़ुबान इस्तेमाल की है, लेकिन बहरहाल वो अदालत का काम है, उनका काम है। हमारा काम एज जर्नलिस्ट ये नहीं है कि हम पार्टी बन जाएं। हमारा काम ये नहीं है कि हम दीवार की एक साइड पे खड़े होकर कहेंगे जी फना ऐसा फना ऐसा। हमें तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, हेल्दी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ना लगे मारिया कि आप और मैं पार्टी बनने हैं। हमारा काम पार्टी बनना नहीं। हमने देखा हमेशा से, मैं ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें, ज़ात की बात आ गई है, पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज़ रहते थे, नून वाले भी नाराज़ रहते थे, आज ये भी नाराज़ हैं। बात है कि सबके बारे में बात कर, मतलब जो अच्छी बात होती है हम अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन एक पैराए में इख्तलाफ करें। अल्लाह का शुक्र है कि नाराज़गी ये नहीं है कि वो कहें कि जी आप, बेशुमार लोग हैं बैठ के पता नहीं ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके आते हैं जो सर पैर ही नहीं होता, और वाकई लग रहा होता है कि आप कोई ख़बर नहीं दे रहे, आपका एजेंडा कुछ और है। तो वो नहीं लगना चाहिए कि हमें एक अखबार-नवीस की तरह एक बिहेव करना चाहिए, ताकि लोग कहें कि जी ठीक है, आपके पास एक चीज़ है, कुछ स्टोरी है, आप ज़रूर बात करें, क्रिटिसाइज़ करें, लेके आएँ अपने स्कैंडल जो भी लेके आते हैं किसी के ख़िलाफ़, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी की पगड़ी खामखा उठा लीजिए। ठीक है। जनरल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर ज़रा अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज़ पहले ठीक नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि मैंने भी वो ट्वीट देखी है जो मतीउल्लाह जान ने की थी जी। वो बड़ी इंतहाई बेहुदा और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती है। अदालत के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि वो अदालत के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला हुआ। तो उससे लगता यही था कि कल अगर वो पेश होते हैं तो ये उनकी कोई अच्छी, मेरा ख्याल है उनकी तवाज़ो अच्छी खासी होती, और हो सकता है कि अगले एक आध दिन में, 2 दिन में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती। मेरी अपनी सोच और मेरा एनालिसिस ये है। तो अगर ये अगवा जेन्युइन है तो कुछ पीछे और भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर यूं लगता है कि उनको कल की पेशी से बचाने के लिए ये किया गया। ये तो बड़ी फेवर होगी जनरल साहब, अगर ऐसी बात है तो जिसने भी किया फेवर है जी, बिल्कुल। वो वरीउल ज़िम्मा है, खुद तो वो गायब नहीं हो सकता था, इस तरह के कल पेश होता जी। यानी कि ये किडनैपिंग नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि ये किडनैपिंग है। अच्छा। क्योंकि कल अगर कोई उनका दुश्मन जो किडनैप करना चाहता है, उससे तो बेहतर था कल उसको अदालत में जाने देता, ताकि वो भुगत लेता वहां पे अपनी जो कुछ उसने कहा है उसके ऊपर, उसको जो सजनिश होती वो उसके लिए काफी होती, या उसको आगे अगर केस आगे प्रोसीड करता हो सकता है उसको सजा भी हो जाती। ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो लैंग्वेज उसने बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फैसला आया खाजरा बादरान की जमानत के बाद, जो तफसीली फैसला सामने आया उसके मुताबिक जो नैब की कारकर्दगी है उस पर बहुत संगीन सवालात उठ रहे हैं। बार बार सर हमारे शोज़ में भी हमने नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। शाखावर साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मटीरियल है, लेकिन उसमें कोई चीज़ पॉइंट आउट करने वाली नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से एक तरफ ये फैसला आ रहा है, फिर इस तरह से नैब की कारकर्दगी पर पॉइंट आउट हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं? देखें, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, और मेरा ख्याल है जनरल साहब एग्री करेंगे, कि इससे पहले भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के हवाले से आए हैं और बड़े वाज़े तौर पे उनको कहा गया है कि जी आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं है, आप जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, केस बनता नहीं है, बंदा गिरफ़्तार हो जाता है और फिर सारी दुनिया में होता है कि केस बनाने के बाद लोगों को कन्विक्ट कराया जाता है अदालतों से। आप 6-6 महीने, अब जिस तरह 14 माह से इनका केस ही नहीं लगा था अपना ख्वाजा बरादरान का, इसी तरह से आप देख लें 9-10 माह अपने शायद खकान अब्बासी भी रहे और लोग भी रहे, इसी तरह से एहसन इकबाल साहब भी रहे। मेरा अपना ख्याल है कि पहली दफ़ा जितनी सख्त किस्म की जजमेंट आई है और बड़ी डिटेल जजमेंट, अभी देखें ये तो फैसला, ये तो सिर्फ उनकी बेल के ऊपर ये इतना 54 सफ़ात का ये फैसला आया है डिटेल, और इसके बाद जब आगे केस लगेगा और डेफिनेटली लगता है कि इस केस में जान नहीं है जिस तरीके से अदालत ने कह दिया, तो उसके ऊपर फिर बहुत भारी जजमेंट आएगी। उस वक्त क्या होगा? दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि कुछ अर्सा पहले भी एक पावर प्लांट के हवाले से केस में बड़ी सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऑफिशियल्स को कहा था कि आप काम नहीं करते, आप जिस तरीके से भी हंटिंग कर रहे हैं, लोगों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें आपका अदारा बंद करना पड़ेगा। देखें, इतनी सख्त जजमेंट के बाद वो आज कह सकते थे कल के जी हम बंद करते हैं आपको, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदारा है, वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। हाँ, सब कुछ है। उन्होंने हुकूमत की कोर्ट में बॉल को फेंका है। ठीक है, देखिए एक दो चीज़ें मैं वाज़े तौर पे आपको कहना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके से कल जजमेंट आई है और उसमें 2-3 चीज़ें तो इतनी अहम है। मसलन ये कहना उनका कि जी नैब जो है पॉलिटिकल डिवाइड के उस तरफ बड़ा वाज़े तौर पे कहते हैं कि आप हुकूमती लोगों को तो हाथ नहीं लगाते, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ते हैं, जो लोग खिलाफ बोलते हैं आपके या हुकूमत के, आप उनके, मतलब ये फिर वो बात जो गवर्नमेंट अपोजिशन के लोग कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ है, नेक्सस है, उसमें फिर वजन लग रहा होता है। मेरा ख्याल है अब दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि फौरी तौर पे हुकूमत को भी बैठना चाहिए और ओपोजिशन को भी बैठना चाहिए। ओपोजिशन देखें, नैब ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, दोबारा से पेश नहीं हो रहा। हुकूमत ने सुना कोशिश की, पीपल्स पार्टी पैनल वाले नहीं मानते, वो अपने लिए और आसानियाँ मांगते हैं कि तब करेंगे आपकी सपोर्ट, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनको पार्लियामेंट में, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको दोबारा लाने के लिए। अभी आप देख लें वही नैब जो एक थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट हो गया था, नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स होने के बाद दोबारा फिर उन्होंने वही सिलसिला कर दिया। तो मेरा ख्याल है जिस तेज़ी के साथ नैब कंट्रोवर्शियल हो रहा है, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इस हवाले से क्या करने की ज़रूरत है। और जनरल साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने ये जजमेंट तो पूरी तरह नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स वगैरह देखे हैं, और जो थोड़ा बहुत आपने बताया या इसी तरह उनमें सोशल मीडिया में जब कमेंट्स लोगों ने किए हैं तो उसमें कुछ बातचीत हुई है। उसमें इम्प्रेशन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि ये जजमेंट जो है, ये एक्चुअल जो इशू था उसका बेल का, जमानत का, ये जजमेंट थोड़ा उससे कुछ आगे है, बढ़ के दी गई है। और इसमें जो एंगल लिया गया है, ठीक है, नैब की एफिशिएंसी पे बात हो सकती है, उन्होंने ठीक किया या नहीं किया, आप उस पे बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, उसमें बाज़ चीज़ों पे ये इंडिकेशन दी हुई है कि शायद इस जजमेंट के जरिए कुछ और भी मैसेज कन्वे किया गया है। नैब की तो एफिशिएंसी का आपको पता है कि जब ये पनामा का केस सुना गया तो उस वक्त भी नैब के बारे में ये कहा गया था कि जी नैब जो है ये इसका फातिहा पढ़ा जा चुका है। ये जस्टिस खोसा उसको चेयर कर रहे थे उसको बेंच को, तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे, जिसके बाद फिर ये उनको केस भेजा गया नैब को, मियां साहब का, और कहा गया कि जनाब इस पे बनाएं। लेकिन अब इसको बजाय सिस्टम को देखने के कि इसमें सिर्फ नैब ही कसूरवार है, ये कुछ और भी है इसमें। मिसाल के तौर पे मैं कल एक कमेंट सुन रहा था कि जो राना सनाउल्लाह का केस है, जिसमें कि वो है गालिबन नारकोटिक्स वाला केस है, उसमें 6 महीने से अदालत कोशिश कर रही है फर्द जुर्म आयद करने की, लेकिन किसी न किसी प्रिटेक्ट पे राना साहब पेश नहीं हो रहे। अगर केसेस यूं ही चले और जमानतें भी अदालतें ले लें, आप देखिए अरशद मलिक के कॉन्डक्ट देख लीजिए, और PMLN के लोगों का जजों को ब्लैकमेल करने का काम देख लें, उस पर किसी ने कोई बात नहीं की, अदालत को उसका ख्याल नहीं आया। तो बात यह है कि ये कोई एक साइड नहीं है जो बिगड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा एक बिगाड़ है जो यहां मौजूद है, और लोग या तो पॉलिटिसाइज्ड हैं या अपने फेवर होने की वजह से, वरना
जिस तरह ये बात सामने आई है कि गलत वीडियोस दिखा के मरियम ने जजों को ब्लैकमेल किया, ये तो अदालतों को तो इसके ऊपर छत गिर जानी चाहिए थी, अदालतों को तो पड़ जाना चाहिए था कि किया क्या तुम लोग। लेकिन तो अदालतें तो कोई नहीं हिली इस पे। वो एक जज को निकाल के तो समझते हैं कि मामला ठीक हो गया। तो यहां बिगाड़ कुछ और भी है। आप उस अदालत को देखिए कि जहां 6 महीने से अगर वो फर्द जुर्म आयद नहीं कर सके तो उन्होंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी यूज किया उन्होंने। साल 2 साल गुजार देंगे इसी तरह, और फिर उसके बाद होगा कि जनाब ये देखिए इंतकामी कार्रवाई थी, कैसा घिनौना इल्जाम लगाया हम पे, हमने तो किए कुछ नहीं था, हमसे तो बेहतर बंदा ही कोई नहीं। फिर आप क्या कहेंगे? लेकिन जनरल साहब इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से ये जजमेंट आई है, अखबारात में सारी डिटेल भी है, आपने डेफिनेटली भी देख ली होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से किसी की बेल के ऊपर इतना तफसीली फैसला एक किस्म का आ जाना, मुझे तो ये फैसला लगता है फैसले से भी बढ़ के आगे लगता है। मतलब वो टोटल जिम्मेदारी, एक तो वो चाह रहे हैं कि जी नैब का अदारा बंद कर दिया जाए, बंद होना चाहिए। दूसरा वो गवर्नमेंट से तवक्को कर रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा मामला, सारी दुनिया में रुसवाई हो रही है। यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि जी नैब जो है ना वो पॉलिटिकल अपना ओपोनेंट्स को चेस करते हैं। ये कहना गलत है। जी जी, ये कहना गलत है। देखिए मेरी 2 आर्गुमेंट्स हैं। पहली बात ये है कि पीपल जो मसलन बाज केसेस की बात करते हैं गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर, उनमें से कोई ऐसा केस नहीं है जो आज उन्होंने करप्शन की हो या आज उनके ऊपर इल्जाम हो। वो सारे केसेस पिछले हैं और पीएमएलएन और पीपीपी की हुकूमतों के वक्त के बाद चले आ रहे हैं। वो सोए हुए थे, क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? और अगर आज ऑपोजिशन का हो रहा है एहतसाब, तो कल उनकी बारी आती है तो वो इनका कर दें। लेकिन वो तो मुकमका का वक्त था, उस पर अदालतें सोई हुई थी, उनको नहीं होश आई कि जनाब ना उन्होंने अपना एहतसाब करने दिया ना किसी और का किया। तमाशा बन गया, मुल्क लुटता रहा। आज घर घर में करप्शन चली गई, कोई अदारा नहीं बचा जहां करप्शन नहीं है। तो ये 10-12 साल में जो बिगाड़ पैदा हुआ, ये उस मुकमका का नतीजा है। अगर आज एहतसाब किसी एक साइड का भी हो जाए तो मैं उसको खुदा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझूंगा कि प्रोसेस तो शुरू हुआ। और फिर अदालतों ने स्टे दिया हुआ, बीआरटी का केस है, उस पर क्यों अदालतों ने स्टे दिया हुआ है? पेशावर बीआरटी का। लेकिन एहतशाम साहब, जिस तरह जनरल साहब ने बात की कि एटलीस्ट एक साइड का तो एहतसाब शुरू हुआ है, लेकिन फिर जो एक साइड का हुआ है, जब वो दूसरों के केसेस की बात करते हैं, जब उनके केसेस आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तो फिर वो सवालात तो उठेंगे कि क्रॉस द बोर्ड तो नहीं हुआ। तो यही कहती है ना कि हमारे खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट में बेशुमार लोग हैं, उनके केसेस नजर नहीं आ रहे। का जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, और भी काफी केसेस हैं, उसकी तरफ वो आ ही नहीं रहे। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो जनरल साहब बात यह है कि हुकूमत का नुक्ता नजर है, एक तरफ अपोजिशन का नुक्ता नजर कि जी सिर्फ और सिर्फ केसेस हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं। सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन जो हर क्वार्टर में पूछा जा रहा है कि जी इस जजमेंट आने के बाद क्या नैब के बारे में हुकूमत का कोई रवैया तब्दील हो रहा है, या हुकूमत और अपोजिशन बैठ के सोचेंगे कि भाई हमने क्या करना है? क्योंकि आपने देखा हो कि आपकी बात में बिल्कुल बड़ा वजन है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन 20 सालों में यही करते रहे। अपने ज़माने में नैब को इन्होंने वाइंड अप नहीं किया या उसको लॉ का रिफॉर्म नहीं किया, ब्लैक लॉ था, ड्रैकोनियन लॉ था, उन्हें तब्दील किया। अब सवाल ये कि इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब गवर्नमेंट आई थी तो एक 32 मेंबर कमेटी बनी थी जिसमें पीटीआई के लोग, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन के थे कि जी इसको नैब लॉ को बेहतर किया जाए। उसकी 2-3 मीटिंग्स हुई, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जी अगर हुकूमत और अपोजिशन नहीं बैठते और अदालत ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट पाकिस्तान की ये कहती है कि जी आप अपना काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में आपने कितनी कन्विक्शन करवाई हैं, आपने प्ली बार्गेन करके थोड़े से पैसे ले लेते हैं, बाकी बंदों को आप छोड़ देते हैं, उनका टाइटल। और ये तो अब थोड़ा सा तब्दील हुआ, वरना पहले तो ये होता था कि जिस बंदे को थोड़ी बहुत सजा होती थी, गवर्नमेंट में बंदा बैठा है, सजा भुगत के आके दोबारा अपनी गवर्नमेंट की सीट पे बैठ जाता था, कोई ब्यूरोक्रेट्स कोई भी था। अब सवाल जनरल साहब ये है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, आप नहीं समझते कि बैठ के फैसला होना चाहिए कि नैब चलेगा? ये लोग कहते हैं एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हुआ है, ये वाइट कॉलर क्राइम अनर्थ करना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि वो शफाफियत लाना चाहते हैं, तर्ज़ हुक्मरानी बेहतर करना चाहते हैं, करप्शन दूर करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जनरल साहब जिस तरफ इशारा करती
जाती हैं, इससे करप्शन देखे ना, गए हैं लाहौर और जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी करप्शन मुझे पता बढ़ गई है, कम नहीं हुई। तो ये है कि सारा का सारा फोकस उनका करप्शन खत्म करने का था। आप देखने कितने लोगों को आजकल, एक एडमिरल मंसूरुल हक को 5 साल की कैद हुई थी, कितने लोग कैद में गए हैं, कितने लोगों को सजा हुई है, सिवाय प्ली बार्गेन के कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग तो फिर यही कहते हैं ना कि भी इसको बंद करें और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, बाकी अदालतें बैठी हैं, उनके जरिए काम करवाएं, या FIA या और अदारे हैं उनके जरिए काम होना चाहिए। जी सर, मुझे 2-4 मिनट दे। देखिए, पहली बात यह है कि नैब अदारा बंद करना इलाज नहीं है, अदारे को रिफॉर्म करना चाहिए, उसकी अबादियत है, रिफॉर्म करने की बात होनी चाहिए। ये आज जो नैब चल रहा है और उसका चेयरमैन एक मौजूद है, ये वो है पीछे पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिली भगत में तैयार किया, अपनी मर्जी के लोग भर्ती किए। आज नीचे से लेके ऊपर तक वो लोग हैं जिनको इन्होंने बिठाया, और ये किसी केस को नहीं चलने देंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, जो इंक्वायरी की जाती है उसमें खामियां, कमजोरियां छोड़ी जाती हैं, और वो कमजोरियां जो है वो दूसरी साइड को पास कर दी जाती हैं कि तुम जब केस लड़ोगे तो ये एक्सप्लॉइट करना तुम, तो केस तो आगे चल ही नहीं सकता। जल साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगी लेकिन के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिएगा। एक तरफ अदालत तो ये भी कह रही है कि जो 1226 केसेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं, उनका फैसला करने तक तो एक सदी पूरी लग जाएगी। फिर दूसरी तरफ नैब पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्जाम भी लग रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव फैसला अगर होता तो नैब और सारे सिस्टम को दुरुस्तगी की तरफ कोई बात की जाती, लेकिन वो नहीं है। मैं बेशुमार केसेस आपको, मसलन जरदारी साहब का केस था, 2 रेफरेंसेस थे, उसमें आप देख लीजिए कि नैब और अदालत का नेक्सस। वो पहला रेफरेंस उन्होंने दिया, उसमें फोटोकॉपी लगाई और अदालत ने कहा जी चूंकि फोटोकॉपी लगी है, जरदारी साहब बरी, हम फोटोकॉपी हमें एक्सेप्टेबल। ये अदालत, नैब का काम कि फोटोकॉपी क्यों लगाई, और अदालत का काम कि फोटोकॉपी अगर लगी थी तो उनको कहते कि हम आपको इतने दिन दे रहे हैं, आप ओरिजिनल लेके आए, जबकि केस खत्म कर दिया। तो 1 महीने बाद दूसरा रेफरेंस जरदारी साहब का जाता है और उसमें फिर यही फोटोकॉपी लगती है और फिर केस इसी तरह खत्म कर दिया जाता है। और आज आपको सुनने के मिलता है कि जनाब हम देंगे तो किए कुछ नहीं, आप देख लें, हम तो अदालतों से बरी होके आए हैं। यही केस अरशद मलिक वाले भी देखें, क्या अदालतों को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? क्या अरशद मलिक का कॉन्डक्ट के वो कभी मदीने और कभी वो जाती उमरा फिर ऐसे फिर रहा था, ऐसे खाए हुए? ये वो चीजें हैं जो अंदर भी झांकने की जरूरत है, क्योंकि मसला ये है कि अगर हम सिंसियर हैं मुल्क के साथ तो हमने तो ओवरऑल पूरा सिस्टम ठीक करना है, किसी एक अदारे का तो बेड़ा गर्क नहीं खाली हुआ। लेकिन जन साहब एक चीज़ बताइएगा, जन साहब एक चीज़ बताइएगा कि जब इल्ज़ाम तवातर के साथ ये लगे कि जी यक तरफा एहतसाब हो रहा है, अदालत भी के, हुकूमत के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी कहें, लिखने वाली भी कह रहे हों, और साथ ये भी कहा जाए कि जी सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुखालफिन को जो है ना वो हंट किया जा रहा है, आप नहीं समझते कि वक्त आ गया कि इस हवाले से हुकूमत को, अब देखें ना, बैकफुट पे तो हुकूमत गई ना। अब चेयरमैन नैब को आज पीपल्स पार्टी PMLN की क़यादतें कह रही हैं कि जी रिज़ाइन करें, आपका अब जवाब नहीं क्यों रहेगा? सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद आपका कोई हक नहीं है कि वो आप उस अपनी जगह पे बैठे रहें। आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए भी, नैब के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट तो है? देखिए, नैब के ऊपर हुकूमत का एज सच कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको ये बातें बता दूं, ये ठीक है कि प्राइवेटली कोई बात हो, लेकिन टेक्निकली लीगली कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि नैब जो है वो उसको अगर दुरुस्त करना है, कोई ठीक करना है तो हुकूमत कर सकती है, उसके पास आईनी इख्तियार इस तरह का कोई नहीं। एक चीज ज़हन में रखिए कि अगर नैब या कोई अदारा खराब है, कुछ है, तो उसमें तहकीकात करने की जरूरत है कि आप उसके अंदर फॉल्ट ढूंढ लें, उसको ठीक करें। आप सारे सिस्टम को ये कह दें कि नहीं जी ये चूंकि ये करते हैं लपेट दें। देखें, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है, वो रियासत मदीना जो कहते हैं ना, वही शायद होती कि जहां पे अपना एहतसाब भी हम करवा रहे होते और दूसरों का भी कर रहे होते। लेकिन जिस मुल्क में एहतसाब कभी हुआ ही ना हो, मुकमका पे काम चलता हो, जहां 8 महीने अयान अली का रेफरेंस उसका चालान ही ना पेश हो, तो ऐसे मुल्क में अगर यकतरफा किसी एक साइड का भी शुरू हो जाए तो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो एहतसाब की एक ट्रेडिशन बनेगी, एक काम की इब्तदा होगी और कल को दूसरे का भी किसी का शुरू होगा।
आप सिर्फ इस चीज में दूसरों की सबकी करप्शन, ऑपोजिशन की करप्शन माफ कर दें कि जी चूंकि क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, दूसरों के नहीं हो रहा, लिहाजा इनका क्यों हो रहा है, इसका मतलब है वो वतन अजीज खा जाए पूरा तो उनको माफी। लेकिन जनरल ये साहब तो वो ये भी तारीफ कहते हैं कि मेरे नैब ख्याल को में सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये कहता हूं कि वो भी जो वफादारियां तब्दील करते हैं, अगर वो करप्ट आदमी और वफादारी तब्दील करता है तो अदालतों को नोटिस लेके उसको उसको वैसे बाहर कर देना चाहिए, उसको ही शुड बी डिमांड। क्योंकि एक आदमी अगर मॉरली इतना कमजोर है कि वो पार्टी बदल देता है तो वो करप्शन से तो बाज नहीं आएगा। फिर इसका मतलब है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए। आप इन चीजों का बहाना लेके किसी न किसी तरह ऑपोजिशन का जो आज एहतसाब का कुछ थोड़ा बहुत ऐसे झलक नजर आती है वो भी खत्म कराना चाहते हैं। ये पकड़े नहीं जा सकते, सजा हो नहीं सकती, लेकिन उनका रोना ठीक है क्योंकि उनको जान आना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जब ये हुकूमतों में होते हैं, ठीक है। असल दुख क्या है इस मुल्क का कि इक्तदार और करप्शन ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे हैं। लेकिन जनरल साहब लोगों की फिर बेतहाशा हमदर्दियां तो हो अपना जाती ना। दिमाग होता है, अब करप्ट 14 माह करप्शन तक करते ख्वाजा हैं। बरदरान अंदर रहते हैं और केस कुछ भी नहीं बनता, इसी तरह से शाहिद खान अब्बासी बाकी लोग हैं, और फिर वो कहते भी हैं नहीं जी बनेगा। ज़मीर, वो कहते हैं किसी का सारे ज़मीर के कैदी हैं, चाहे हमदा शहबाज है, चाहे किसी का नहीं आज बनेगा। चीमा है। मैं देखिए 70 मंजूर पापड़ वाले के अकाउंट निकलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सजा नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये पावरफुल लोग जिनके पल्ले, जिन्होंने करप्शन अरबों रुपए की होती है, वो सिस्टम को कंप्रोमाइज करते हैं, खरीद देते हैं। आप मैं तो आपको मिसालें दे रहा हूं, अरशद मलिक और दूसरे भी। ओवरऑल सिस्टम चेंज होने की जरूरत है फिर तो। ये हो ही नहीं सकता, चलेगा नहीं कभी। चलें अगले टॉपिक। जहां बिगाड़ दिया हो, ठीक है, आप तो क्या करेंगे? जनरल साहब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एपीसी का जिक्र हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, और कल भी उनकी आपस में मुलाकातें हुई ऑपोजिशन की। एपीसी कह रहे हैं जल्दी हम बिठाएंगे, इस हुकूमत के साथ हमारा गुजारा नहीं है। अब देखना यह है कि अब आगे इसका क्या नतीजा होता है। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, क्या वो नाकामी का शिकार होगी या कोई ना कोई इसका फ्रूट, कोई फैसला कोई सामने निकल कर आएगा? देखिए एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि एपीसी एक बहुत दिनों से एक रोला डाला हुआ है एपीसी। देखें अब वो कहते हैं ईद के बाद बनेगी, ठीक है ना। बज़ाहिर तो यही लगता है, वो क्या कहते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात है, अभी तक तो यही हो रहा है। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, बिलावल भुट्टो साहब की फ़ोन पे बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब खुल के सामने अभी तक नहीं आ रहे। उन पे पीपल्स पार्टी के लोग यही कहते हैं कि जी हम एतमाद नहीं कर सकते आप। अच्छा, जब भी बात आती है पीपल्स पार्टी के साथ मिल के कुछ करने की, शहबाज शरीफ साहब करनी की तरह जाते हैं। उनको लगता है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने का मतलब है कि अदारे भी खिलाफ, मुख्तर हल्के भी, हुकूमत भी। तो मेरा ख्याल है उनको वाज़ेह तौर पे फैसला करना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट के बाहर भी और एक तहरीक चलाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी ये करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस पर भी आप देख लें रोज़ यही बात होती है ना। वो तहरीक अदम अतमाद लाना चाहते हैं, वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं पीपल्स पार्टी, और ये कहते हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। ज़ाहिर है इत्तेफाक ही नहीं है। रैबर कमेटी को एक्सपेंड कर दिया गया, एक मज़ीद कमेटी बना दी है। ये हमेशा याद रखें कि जब एपीसी में जब भी कोई फैसला नहीं होता तो कमेटी बना देते हैं, फिर आगे पे चले जाते हैं। क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ अभी तक नहीं बैठ रहे? वो शामिल शायद हो जाएं, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन्होंने पहले भी मुझे ख्वार कहा है, ये अभी भी अपने मफाद हासिल करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एपीसी कुछ कर पाएगी, या ये कि कोई मुश्तरका प्लेटफार्म बनाएगी, कुछ जद्दोजहद करेगी हुकूमत को हटाने के लिए। मेरा ख्याल है जो लोग कहते हैं कि ये हटाने के हक़ में ही नहीं है, ये असल में यही इल्ज़ामात इन पे हैं कि ये चाहते हैं केसेस हमारे आगे पीछे हो जाएं, और उसके बाद यह है कि फिर गिव एंड टेक हो। चाहे आपने नैब लॉ को चेंज करवाना है, चाहे आपने 18वीं तरमीम जो है ना उसमें कोई अमेंडमेंट लेके आनी है, चाहे एनएफसी अवार्ड में कुछ कराना है, वो कहते हैं जी बैठ जाए हमारे साथ, तय करें। और एक बात तो हमें भी समझ आती है कि केसेस से जान छुड़ाना तो दोनों चाहते हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि जी आए बैठ के बात करें और गिव एंड टेक करें। ठीक है जनरल साहब, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या आपको आगे फ्यूचर में जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो होती नजर आ रही है? क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी एक पेज पर आएंगे? जिस तरह सर ने बात की है कि नून लीग इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि एटलीस्ट सिंध में गवर्नमेंट है, क्या पता वो भी ना गवा बैठे। देखिए नून लीग भी इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहती, लीडरशिप उनकी बिल्कुल उसका उजाड़ा फिरा हुआ है। मियां साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब रोने की आड़ में कहीं छुपे हुए हैं, और पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं इनकी इस किस्म की लीडरशिप की वजह से। और आपने देखा ही है, खबरें आती रही हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब में वो वज़ीर आला को भी कांटेक्ट करते रहे उनके लोग। तो वो कोई ऐसे हालात नहीं हैं जिनसे ये तवक्को की जाए कि जनाब वो करेंगे। और पीपल्स पार्टी नेचुरली
वो उनके पास सिंध की हुकूमत मौजूद है, यानी कि सिलेक्शन हो भी तो इससे ज्यादा तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं, लिहाजा वो मुतमईन है, बैठे हुए हैं। ये एक थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं हुकूमत को प्रेशर में लाने के लिए, लेकिन हुकूमत मुतमईन है। इनका दूसरा नून लीग का मसला जो है वो ये है कि उनके, मैंने कल सुनी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हसन इकबाल, तो उन्होंने कहा कि ये इस वक्त मुल्क को बाहर से बड़े खतरात हैं, ये मुल्क था, इस वक्त ये वक्त था कि हमें सबको इकट्ठे होना चाहिए था, अंदरूनी इत्तेहाद होना चाहिए था, उसके बजाय इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हैं और हमें टारगेट किया जा रहा है, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि उनका दुख मुकम्मल तौर पे वो केसेस हैं जो आज उनके खिलाफ खुले हुए हैं, उनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और फिर जो हुकूमत, देखें इमरान खान क्यों हुकूमत में आया, मैंने बहुत सारे लोगों को उस जमाने में बात की कि आप किसको वोट देंगे, अगर कोई कहता था कि जी हम पीटीआई को देंगे, तो उसका जवाब यही होता था कि हमने आप इमरान खान को तो नहीं आजमाया, लेकिन जिनको 3-3 दफा आजमा बैठे उनको क्यों दें। तो जिन्होंने 3-3 दफा हुकूमतें करके तो हमें ना रोटी दी, ना कपड़ा, ना मकान, और ना ही किसी ने हमें एशियन टाइगर बनाया, तो वो आके उसका मुंह है कि वो अपने 32 दांतों में से ये बात निकाल रहा है कि जनाब हम आके तो ये कर देंगे और पंजाब बचा देंगे, फराम कर देंगे, ये कर देंगे, पंजाब की तरफ भागा जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं यार 3-3 दफा हुकूमतें करने के बाद आज हमें ये कहानी सुना रहे हैं कि हमको नया कर देंगे। आज इनके पास कौन सा फार्मूला आ गया जो ये कोई नई कहानी हम कर देंगे? क्या इनके पास प्लान है कि ये मुल्क को मसाइल से निकाल देंगे? मुल्क 2 साल तो इधर भी हो चुके हैं, पंजाब में कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आई। देखिए नहीं हो रही है। देखिए पंजाब में भी ये 9 यूनिवर्सिटियों का काम शुरू है और इतने कितने हॉस्पिटल का शुरू है, ये कुछ दिनों कुछ वक्त में सामने आएंगी चीजें। लेकिन देखिए बात ये है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा, चीजें सामने आएंगी, उनकी प्लानिंग में ही वक्त लगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों पे मायूसी है, जैसे आटे का बुरहान आज भी शुरू है, आटा महंगा होकर आम आदमी की एक नहीं साहब, लोग कहते हैं जिस चीज का प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं वो पहले से ज्यादा चीज खराब हो जाती है। वो भी इशू है, लेकिन मसला ये है कि मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या नून लीग के वक्त में नहीं आया था कि शेर आटा खा गया? ये नारे नहीं लगते थे, ये भी लगते रहे। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे अंदर, अपने अंदर, हमारे सफों में जो इखलाकी गिरावट है आम आदमी में, कि वो आप हमारी लाशों पे भी पैसे बनाना चाहते हैं। अगर आज आप कह देना कि जनाब सना मक्की जो है इससे ट्रीटमेंट होगा इसका कोरोना का, तो सना मक्की 200 रुपए किलो बिकती थी, वो अगले दिन 4,500 रुपए किलो। ठीक है, लेकिन एहतशाम साहब जिस तरह से अमजद शेख साहब ने बात की है, ठीक है, जिस तरह जलील साहब ने भी बात की है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट की बात की जाती है उस्मान बुज़दार साहब से, तो वो कुछ कह नहीं पाते हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं ले पाते हैं, फिर इंटरव्यूज में भी नहीं जाते हैं। देखिए जनरल साहब को भी पता है, मुझे भी पता है कि अब पहले भी बात हुई थी कि ये तब्दीली का अमल शुरू हो चुका था इनको हटाने के लिए। और कहने वाले लोग कहते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने आके वहाँ पे लाहौर में ऐलान ही करना था, मोहसिन लगारी का नाम था, 1-2 लोगों का नाम भी था, और फिर ये कि कन्विंस कर लिया गया था। देखें दूसरी तरफ उनके लिए इमरान खान उनको हटाने के लिए ही गए थे। लोग कह रहे हैं, अच्छा। लोग ये कहते हैं, खबरें यहाँ तक गई थी कि भी मामला इतना ख़राब हो गया है कि कारकर्दगी नहीं है, लोग जिस तरीके से चाहते हैं कि शफाफियत के साथ मामलात वहाँ पे चले वो नहीं चले थे। और फिर जिस तरीके से आप देख लें, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं ना कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, और ये चौधरी बरादरान ने इनको कहा कि भी ठीक है, अगर आपको चेंज ही करना है तो परवेज़ इलाही साहब से बेहतरीन कैंडिडेट नहीं है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं होंगे तो वो भी यही चाहते हैं कि जी बुज़दार साहब बैठ रहे हैं, लेकिन बुज़दार साहब के बैठने से नुकसान हो रहा है। देखिए ना, आए दिन इतने ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी चेंज होते हैं, आईजी चेंज होते हैं, रोज़ाना रद्दोबदल होता है हर जगह पे। पंजाब की गवर्नेंस पे भी एक बात करूंगी, लेकिन आपकी ही बात से कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे ब्रेक का टर्म है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब अपना कमेंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत जब तक अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करती और सिर्फ ये कहते रहना है कि जी आपके ज़माने में अब भले हुआ, आप रोज़ कहते हैं पीपल्स पार्टी PMLN के ज़माने में हुआ, चाहे तर्ज हुक्मरानी की बात हो, करप्शन की बात हो, अदारों को ख़राब करने की बात हो, ठीक है वो ज़ाहिर। अब सवाल है कि लोग बिगनिंग चाहते हैं इनसे कि भी वो तो हो गया, अब आगे तो आप चले ना। आप रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे, अदारों को रिफॉर्म करना है, सिविल सर्विस रिफॉर्म आप बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल से बैठ के कर रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जिनके 1 अरब से ज़्यादा असासे निकले हैं सिर्फ, ठीक है, वो भी तक कर नहीं पाए। पुलिस रिफॉर्म आनी थी, वो जिस तरीके से
आईजी दुरानी साहब को, नासिर दुरानी साहब को एक हफ्ते के बाद हटा दिया गया था पंजाब में ला के। अब तो रिफॉर्म कहीं भी नहीं हो रही। अब रहा पीपल्स पार्टी PMLN का, अपोजिशन का काम, वो तो दबाव बढ़ाएंगे। ये अलहदा बात है कि उनके दबाव बढ़ाएं ना बढ़ाएं, वो ये चाहते हैं कि लोग खुद सड़कों पे आके इस हुकूमत को हटा दें, जो नहीं होगा। वो खुद नहीं आना चाहते, जेलों में नहीं जाना चाहते, सीधी सी बात है। अब हुकूमत के लिए क्या रह जाता है कि हुकूमत भी तो कारकर्दगी है ना। और जनरल साहब, बहुत सारी बातों के बाद आप देख रहे हैं लोगों के मुंह जो बंद हो गए ना, जो बात नहीं कर रहे किसी बात पे। वो जो PIA का मामला जिस तरीके से ख़राब हुआ है, लोग कहते हैं सारी दुनिया में रसवाई खुद करवाई गई। कहा गया कि जी ये पायलट जो है ना जाली लाइसेंस थे। अब फिर दोबारा आप देख लें, सिविल एविएशन अथॉरिटी कह रही है 98% ठीक है वो, और अदालत कह रही है उन पर फौजदारी मुकदमे कायम किया जाए, इनको डायरेक्टर को हटाया जाता नहीं जाता। अब सवाल तो ये है कि कोई भी तो चीज़ इनकी तरफ से भी तो ठीक होनी चाहिए ना। हर वक्त आप क्रिटिसिज्म करते रहें कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। लोग तो आप तवक्को आपसे करते हैं ना कि आप गवर्नमेंट में आप बैठे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर साहब। जी जनरल साहब, आपकी बात कि सरवर साहब को ये पब्लिकली ऐलान करने से पहले कम से कम इंक्वायरी हो जाती, कोई ऐसे नताइज सामने आते। ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, इससे PIA को बड़ा नुकसान पहुंचा है। PIA क्या, बल्कि हमारे अदारों की क्रेडिबिलिटी बात बड़ी खराब हुई है कि यहाँ पे तो कोई भी जाके लाइसेंस ले सकता है पायलट का, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत ही डेरोगेटरी चीज है। दूसरी तरफ ये है कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इसके चेयरमैन के ऊपर अभी अब उनका जो इस्तीफा दे, इस्तीफा क्यों दे? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए उसके खिलाफ। अगर इन लोगों के इसी चेयरमैन के होते हुए ये काम हुआ है तो वो जिम्मेदार है इस चीज का। ये कहना कि वो इस्तीफा देके आराम से घर चला जाए, जो तबाही फेर गया है उसका, और फिर उसकी जुर्रत देखें कि वो बयान दे रहा है कि जनाब सारे पायलट जो हैं उनके लाइसेंस ठीक है। यानी वो मिनिस्टर को झूठा कर रहा है। मिनिस्टर ने अपने पास से तो नहीं कहा था, उसको तो किसी ने इंफॉर्मेशन मुहैया की ना, PIA ने या किसी ने दी होगी इंफॉर्मेशन। अगर वो सारे पायलट उसने 264 का कहा, अगर 264 जो है वो नहीं है कि उनके लाइसेंस जारी नहीं है, तो अगर 100 के भी निकल आते हैं, 50 के भी निकल आते हैं, तो इससे बड़ा जुर्म और क्या है कि आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। तो तब भी इंक्वायरी होनी चाहिए और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोगों को जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए या उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। ये इस तरह, ये ऐसा मसला नहीं है कि इसको यूं आसानी से छोड़ दिया जाए। ये तहकीकात पूरी होनी चाहिए और इसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। पहले इसका सारा चेक करके, इसके सारी इंक्वायरी करके, ताकि पता लग जाए कि कौन लोग हैं जो सिस्टम को इस तरह सकमेंट करते रहे हैं और पैसे बनाते रहे हैं, ताकि और फिर इन लोगों को, यही जो पायलट हैं जिनके बारे में आज इनका जो चीफ इंस्पेक्टर है वो कहता है जी फलां पायलट शराब पी के जहाज चला रहा था, फलां ये कर रहा था, वो PIA में उन्होंने सर्वाइव कैसे किया? ये बहुत बड़ी एक इंक्वायरी की जरूरत है कि PIA में क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर था इन लोगों का कि ये निकाले नहीं जा सके। ये अगर अदारा आपने ठीक करना है तो दोनों एंड के ऊपर इंक्वायरी करके, ये जिस तरह GIT आप बैठाते हैं, ये बड़ा सीरियसली हमें लेना चाहिए अगर हमें इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा एस्टेब्लिश करनी है। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे 22 साल, मैंने देखा है कि उनकी 98% तकरीरों में एक लफ्ज़ ज़रूर होता था कि हमने शफाफियत, तर्ज़ हुक्मरानी, गवर्नेंस को बेहतर करना है। अभी आप देख रहे हैं कि लाहौर में जाके जब उन्होंने खुद कहा कि मुझे पता है कि पैसे दिए के बगैर करप्शन इतनी ज़्यादा कि पैसे दिए बगैर किसी का कोई काम नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूं जनरल साहब, 2 बरस हो चुके हैं, कोई शुरुआत किसी तरफ से होती नहीं है, ना अदारों को ठीक करने की, ना करप्शन को ख़त्म करने की। नैब है तो उसके अपने मसाइल हैं, CBI FBR है उसके अपने मसाइल हैं, स्टेट कॉरपोरेशन है उनका अपना रोना है, गर्दिशी कर्जा देखने 2100 अरब का है, कहा जा रहा है 4000 अरब रुपये का हो जाएगा 2024 में। मतलब है कि कोई चीज़ सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही, इनसे कोई चीज़ सीधा होने की तरफ पहला कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर तो आप इसको उस पैराए में देखें कि इन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था, तो फिर तो बहुत कुछ इनका सारा गलत है, क्योंकि जो कहा था उसमें से बहुत थोड़ी चीजें ट्रांसपेरेंसी में मसलन फॉर एग्जांपल थोड़ी पेशरफ नजर आती है कि अभी लोगों के कल असासे आपने देखे पब्लिक हुए कल या परसों, उनसे पूछगिछ हो सकती है, चेक हो सकते हैं, या कल को ये काबिल तहसीन काम है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है जी। इन असासों के अलावा कल कोई और असासे किसी के निकाल दे तो वो तो फौरन पकड़ा जा सकता है कि जनाब आपने ये असासे छुपाए थे। इसके अलावा आप देखिए कि इंक्वायरियां वगैरह उन्होंने की हैं, जैसे शुगर वाली, आटे की, ये इंक्वायरियां कुछ कर रहे हैं, पब्लिक करने हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि माशरे की तरफ से रेजिस्टेंस कितना है।
आज आटे की कीमत बैठे बैठे लोगों ने 8 रुपए इस्लामाबाद में और 9 रुपए कराची में बढ़ा दी। क्यों? मिलों वाले गंदम उठा के होर्डिंग करके बैठे हुए। इसी तरह जनरल साहब, इसका मतलब है कि लोग नहीं सीरियसली लेते हुकूमत को। मैं आपको बताऊं कि आप अपनी आमदन बढ़ाना चाह रहे थे, फाइलर और नॉन फाइलर का किस्सा था। तमाम हमारे जो ताजर बरादरान हैं उन्होंने हड़ताल कर दी, हुकूमत फाइलर बना ही नहीं सकी क्योंकि ऑपोजिशन उनके साथ जाके खड़ी हो गई। आज मैं आपको बताता हूं कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती क्या है। इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती यह है कि ना तो इन्होंने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया और ना ही इन्होंने ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप की। जब आपने कौमी मसले, अब अगर आप इकोनॉमी का मसला देख लें तो ये सिर्फ इमरान खान का अच्छा जनरल साहब, ये बड़ा अच्छा नुक्ता है, ये जो आप कह रहे हैं कि ना ही वर्किंग रिलेशनशिप बनाया अपोजिशन के साथ। ये बार बार बात आती है कि इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का डर है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा जिस दिन उन्होंने अपोजिशन के लीडरों से हाथ मिलाया। नहीं, देखिए केसेस चलाना और बात है, वो चलते रहे, लेकिन आप नेशनल इश्यूज के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स करके उनको कायल करते हैं कि जनाब ये चीज हम ठीक करने लगे हैं, हम 2-3 साल होंगे लेकिन उसके बाद शायद आप लोगों ने आगे चलानी हो, तो हम चाहते हैं कि आप मशवरा दें, आप इनपुट करें। जैसे इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कर्जा 120 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जब ये मुल्क 95 बिलियन डॉलर का कर्जा उतारने के काबिल नहीं था जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, और 95 बिलियन डॉलर के कर्जे को उतारने के लिए भी आपको कर्जा देके किस्त देनी पड़ती है, तो 120 कैसे उतरेगा? ये पार्लियामेंट का काम है कि इस हुकूमत को खड़ा करके पूछे। पहले उन्होंने 95 वालों को नहीं पूछा, अब इनको नहीं पूछ रहे। तो ये कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है कि यहाँ पे आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आज ये भी चलाएं और अगली भी हुकूमत चलाए, ताकि ये कर्जों से जान छूटे। इकोनॉमी तो कभी भी आप नहीं होगी जब कर्जा ऐसा होगा कि आपकी कमर तोड़ कर्जा आपके पास मौजूद है। ठीक है माजिद साहब, बहुत और नेशनल इश्यूज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ठीक है माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब हमारे से आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।